नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे शेयर बाजार से जुड़ी खबरों के साथ। लॉन्ग वीकेंड से पहले बाजार भी आज छुट्टी के मूड में दिखा। हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन बाजार लाल निशान पे बंद हुआ है। बाजार में आज ऊपरी स्तरों से दबाव हमने देखा और निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 170 अंक लुढ़ककर 17,500 के नीचे बंद हुआ है। HDFC ट्विंस और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी आज हमने देखी है, लेकिन बाजार का पूरा अपडेट सहयोगी मानसी दवे दे रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार ने सुस्ती के साथ ही ट्रेड कर दिखाया, क्योंकि 3 दिन का हफ्ता था और ट्रंकेटेड वीक है। आज ही वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिली। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से ही कॉशियस नजरिया था और ट्रेडर्स स्क्रीन में भी लगातार हम आपको बता रहे थे कि आप भी कंसर्न्स के साथ ही कॉशियस अपना नजरिया जो है उसे बनाकर रखिएगा, और ऐसा ही कुछ आज भी हमने क्लोजिंग के समय और दिन भर भी देखा। इस पूरे हफ्ते के ट्रेंड को अगर समझें, इस पूरे हफ्ते निफ्टी में करीब 2% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। वहीं मिड कैप में करीब 1-1.5% की कमजोरी, स्मॉल कैप भी 1-1.5% तक लुढ़कता हुआ हम देख चुके हैं, और सेंसेक्स में भी 2% तक की कमजोरी देखने को मिली। इस बीच सेक्टोरल इंडेक्स अगर समझने की कोशिश करेंगे, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा तो रियल एस्टेट, सीमेंट, कुछ सेक्टर्स थे, डिफेंस भी था जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन आज और इनफैक्ट 3 दिन के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, पूरे हफ्ते एनर्जी स्पेस ने अच्छी तेजी दिखाई है। 2-2.5% तक की बढ़त निफ्टी एनर्जी स्पेस की तरफ से आते हुए हमने देखी। डिक्लाइनिंग सेक्टर्स, इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स, कई सारे पॉकेट्स से जहां पर कमजोरी ही देखने को मिली थी, जैसे कि मेटल, ऑटो, फाइनेंस, ये तमाम सेक्टर्स 1.5 से लेकर 2% तक की कमजोरी पूरे हफ्ते के बीच दिखा चुके हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल, निफ्टी बैंक अगर देखेंगे, PSE, FMCG, हर तरफ हमने बिकवाली का दबाव ही देखा। इस बीच गेनर्स, अगर निफ्टी गेनर्स ऑफ द वीक की बात करें, कौन से स्टॉक्स थे जो पूरे हफ्ते में अच्छी तेजी दिखा पाए या परफॉर्म कर पाए, वो सूची में सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल देखिए, क्योंकि पूरे हफ्ते के दौरान ये स्टॉक ने 3% तक की तेजी दिखाई और आज के सेशन में भी अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज रहा। ONGC और सन फार्मा इनके ठीक पीछे 1-1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। NTPC और JSW स्टील 1-1.5% तक की तेजी भी यहाँ पर नोटिस करने वाली है, क्योंकि पूरा हफ्ता ही सुस्ती भरा निकलता हुआ दिखा, और ऐसे में अगर 1.5 से लेकर 3% की तेजी भी किसी स्टॉक ने दिखाई है तो वो भी यहाँ पर काबिल तारीफ है। इस बीच लूजिंग ट्रेंड या फिर लूजिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, हिंडाल्को का स्टॉक देखिए 3 दिनों में 6% तक लुढ़कता हुआ दिख चुका है। आज अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन 3 दिनों में बिकवाली का दबाव ही स्टॉक में देखने को मिला। टाटा मोटर्स, विप्रो, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स करीब 4 से लेकर 5% तक की कमजोरी आज पूरे हफ्ते में दिखा चुके हैं। तो क्लियरली हमने पूरा हफ्ता सुस्ती भरा देखा, एक वेकेशन मोड में बाजार चलता हुआ दिखा। वीकली एक्सपायरी भी आज होती हुई दिखी, क्योंकि कल से लेकर बाजार जो है 4 दिनों के लिए बंद है। 2 दिन के मार्केट हॉलीडेज हैं, उसके बाद सैटरडे संडे का वीकेंड है। सोमवार को ट्रेंड कैसा होता है देखना होगा, लेकिन आज जब वीकली एक्सपायरी कटती हुई दिखी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, साथ ही मिड कैप स्पेस की तरफ से हमने कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग लाल निशान पर देखी। बाजार के जानकार यहाँ पर क्या कहते हैं? मिहिर वोरा के CIO मिहिर वोरा ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार के लिए घरेलू संकेत काफी बेहतर हैं। उनके मुताबिक ग्लोबल फैक्टर्स के कारण बाजार पर दबाव है। तो जो पेंट अप स्पेंडिंग जो हो रही है, जिस तरह से ओपनिंग अप ट्रेड है, उसमें भी काफी एक्टिविटी बढ़ रही है सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो थीम तो बिल्कुल आ रही है। मार्केट का जो इंक्रीमेंटल ड्राइवर है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है लास्ट काफी सारे महीनों से, और हम SIP फ्लोज देखें, यूलिप फ्लोज देखें, तो और जिस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो लोकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बस हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा चल रहा है, FIs की सेलिंग जो जारी थी काफी टाइम से और लास्ट 2-3 दिन में वापस सेलिंग आ गई है, तो ग्लोबल जो फ्लोज है वो एक टेलविंड हो जाए तो फिर मार्केट्स को अगला लेग मिल सकता है अपसाइड का। आनंद राठी वेल्थ के चौथे तिमाही के नतीजे पेश हुए हैं। नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन आनंद राठी ने कहा है कि FY23 में मुनाफे और आय में और बढ़ोतरी की संभावना है। हमारे इस वर्ष का जो विशेषकर जो एक्सपीरियंस हमको हुआ है और जो सफलताएं मिली हैं, उनको देखते हुए मेरा मानना है कि इस वर्ष 22-23 में रेवेन्यू बढ़ के 500 करोड़ के आसपास हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ के 22-23% बढ़ेगी, तो 155 के आसपास हमारा अनुमान है कि प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। और हमारे हर समय हम अनुमान थोड़ा कंजर्वेटिव देते हैं। पिछले वर्ष का भी हमने 122 करोड़ का अनुमान दिया था, उसके अगेंस्ट में 126-27 करोड़ आया है। तो ये लगता है कि मेरा मानना है कि ये इस तरह की ग्रोथ जो है ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस मिलने की संभावना है।
देश भर के पावर प्लांट्स में कोल सप्लाई और बिजली की बढ़ती मांग की स्थिति की यहाँ पर केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने समीक्षा की है और समीक्षा में क्या कुछ निकल कर आया है 18 न्यूज़ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियादर्शी के पास तमाम डिटेल्स हैं। समझते हैं उनसे। प्रकाश, बताएं। देखिए, देश में जो बिजली की डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जिस तरीके से गर्मियों में डिमांड बढ़ती है उसका आकलन तो पहले से मंत्रालय ने किया था, लेकिन जब से कोविड के मामले नियंत्रण में आए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, उसकी वजह से बिजली डिमांड में अचानक तेज़ी आ गई है और 2019 के लेवल से भी ये काफ़ी आगे निकल गया है। और अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगर डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर कई तरह की दिक्कतें आएंगी। डोमेस्टिक सेक्टर में पावर शॉर्टेज की सिचुएशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी रुकावट देखने को मिल सकती है। उसको देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने आज एक काफ़ी अहम बैठक की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पावर प्लांट्स के पास कोयले का जो स्टॉक है वो कितना है और सप्लाई में किस तरह की दिक्कतें आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए। और दो तीन अहम डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि सभी राज्यों से और पावर जनरेशन कंपनियों से ये कहा गया है कि पावर प्लांट्स के पास सफिशिएंट स्टॉक रहे कोयले का, इसके लिए वो 10% कोयला जो है इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को इस बात की आज़ादी होगी कि वो 10% तक कोयला जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी पावर प्लांट्स को और राज्यों से ये कहा गया है कि मानसून की शुरुआत से पहले ये सुनिश्चित करें कि जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं पीथेड्स पावर प्लांट्स के लिए, नॉन पीथेड्स पावर प्लांट के लिए, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल का स्टॉक जो है वो रहे। इसके अलावा एक और अहम फैसला लिया गया है, वो है कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित। लॉन्ग डिस्टेंस से कोयले को मंगाना एक बड़ी चुनौती है इस वक्त पावर प्लांट्स के पास, क्योंकि रेलवे का जो रेक्स है वो मिलने में दिक्कत हो रही है। उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो टोलिंग फैसिलिटी है, मतलब पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त होगी कि कोल लिंकेज के 25% तक वो कोयला जो है टोल कर सकते हैं, मतलब जो नज़दीकी कोल माइंस है वहाँ से वो कोयला ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सहूलियत दी गई है ताकि आसानी से कोयला जो है पावर प्लांट्स को मिल जाए और फिर जो पावर जनरेशन है उसमें दिक्कत ना आए। लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती ये सामने आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में भी कोयले का जो प्राइस है काफ़ी बढ़ गया है और रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से सप्लाई की भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में जो 10% सप्लाई की इजाज़त, इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है, उसको कंपनियां कहां से खरीदेंगी, कैसे खरीदेंगी, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती वाली बात है और देखने वाली बात है कि कैसे इससे निपटा जाता है। चलिए, इसीलिए यहाँ पर समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन बाकी खबरों में बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर कल की ज़ोरदार तेज़ी के बाद कच्चे तेल में आज मजबूती हमने आती हुई देखी है। ब्रेंट की बात करें $105 के करीब यहाँ पे कारोबार हो रहा है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे क्या वजह है, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, तमाम डिटेल्स सहयोगी विश्व मोहन देंगे। बताएं विश्व मोहन, कच्चे तेल की चाल में क्या नया है? देखिए, कल 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी और आज भी शुरुआती सुस्ती के बाद अच्छी खासी तेज़ी अब धीरे धीरे आ रही है। $106 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। जिस तरह के खबरें आ रही है कि रसिया ने एलिगेशंस लगाए हैं यूक्रेन के ऊपर कि वो सीज़ फायर को लेकर या शांति वार्ता को लेकर बातचीत के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन की वजह से ये बातचीत रुकी है, ऐसा पुतिन ने दावे किए हैं और ऐसा लगाया, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले समय में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। उस वजह से यहाँ क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रही है। लेकिन एक बेहतर फैक्टर ये है इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि जो डेटा आ रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ के, ग्लोबल इकोनॉमी के जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो चीन से रिलेटेड हो या जापान से रिलेटेड हो, वो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं। चीन में जो क्रूड का इंपोर्ट है वो 14% कम हो गया है। जापान के जो नए ऑर्डर्स में कमी आई है इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स में, वो ऐसे फैक्टर्स है जो क्रूड कीमतों पर दबाव बना सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना में लॉकडाउन में कुछ ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो बाजार बहुत ज़्यादा वहाँ ढिलाई को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं और लग रहा है कि उसका भी असर आने वाले समय में क्रूड कीमतों को दिखेगा। अब क्रूड के एपीआई को जो डेटा है, प्राइवेट सेक्टर के डेटा जो आए हैं यूएस में, वो बढ़कर आए हैं और आज सरकारी आंकड़े भी आने वाले हैं यूएस में। अब वो देखना है कि वहाँ पर किस तरह के क्रूड के स्टॉक्स के नंबर आते हैं, उसका भी असर काफ़ी कुछ क्रूड मार्केट पर रहेगा। तो देखते हैं उसके बाद किस तरह से क्रूड डिसाइसिव मूड लेता है, लेकिन अभी तेज़ी के मूड में कच्चा तेल दिख रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विश्व मोहन।
बात करते हैं महंगाई की। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, महंगाई हर शहर के किचन में सेंध लगा चुकी है। महाराष्ट्र में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने महाराष्ट्र में सीएनजी के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। अब मुंबई और इसके आसपास के शहर में सीएनजी 72 रुपए प्रति किलो मिलेगी। सीएनजी आपको बता दें, यहाँ पर पीएनजी की अगर बात करें तो पीएनजी यानी पाइप के जरिए रसोई घरों में पहुंचाई जाने वाली गैस के दाम भी 4.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए हैं और अब ये 45 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट पर मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो चुके हैं। इसके पहले 6 अप्रैल को सीएनजी पीएनजी की कीमतों में 7 रुपए और 5 रुपए की बढ़त की गई थी। इसके पहले 31 मार्च को सीएनजी 6 रुपए और पीएनजी की बात करें 3.5 रुपए सस्ती हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर 13.5% से यहाँ पर वैट घटाकर सीधा 3% कर दिया था। और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार ने घरेलू तौर पर बनने वाली नेचुरल गैस के दाम 110% बढ़ा दिए हैं। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के बावजूद टाटा मोटर्स अपने 80% क्षमता के साथ काम कर रही है। अब कंपनी अपने पुणे स्थित रंजनगांव प्लांट की क्षमता भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। क्या है कंपनी की नई योजना? एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी दे रहे हैं। देखिए, टाटा मोटर्स की अभी बात करें तो करीब 40-42 हज़ार के आसपास का प्रोडक्शन आ जाता है और अगर कहीं से प्रोडक्शन खींच के निकालना ही पड़े, अगर सेमीकंडक्टर क्राइसिस ख़त्म भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस बची नहीं है। काफ़ी पीक कैपेसिटीज़ पे काम कर रहे हैं सारे प्लांट्स, चाहे वो रंजनगांव हो चाहे वो सानंद हो। और अब हमें ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कंपनी रंजनगांव के प्लांट को डबल कर देगी। अभी करीब 1.25 लाख के आसपास की कैपेसिटी है उस प्लांट की जो टाटा मोटर्स यूज़ करता है। करीब 25,000 जीप यूज़ करता है अपनी कंपस के लिए और वो ऐसे ही रहने वाला है अभी के लिए। जो हमें बताया जा रहा है कि अब कंपनी 1,25,000 से अपनी 1.25 लाख से इसको 2.5 लाख कर देगी। बनाएगी क्या वहाँ पे? अभी वहाँ पे टाटा नेक्सॉन बनती है, आगे भी टाटा नेक्सॉन बनेगी और नई टाटा नेक्सॉन बनेगी जो कि 1,80,000 के आसपास का नंबर दे रखा है। मतलब कि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल में टाटा नेक्सॉन 10,000 की मंथली सेल क्रॉस कर जाएगी। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात हुई कि अगला और क्या बनेगा, जो टाटा की जो कर्व कूपे है वो भी वहाँ पे बनेगी और वो कितनी बनेगी? वो बनेगी करीब 80,000 के आसपास। ये अगेन बहुत बड़ा नंबर है। गाड़ी लॉन्च होनी है, गाड़ी भी दिखा दी गई है, लेकिन अगर आप 80,000 का नंबर मान के चल रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कंपनी को उम्मीद है कि 5,000 से ज़्यादा मंथली ईवीज बिकेंगी आगे आने वाले समय में। जो और ये जो नंबर है वो दर्शाता है कि टाटा मोटर्स को कूपे पे अपनी तो कॉन्फिडेंस है ही है, ईवीज के फ्यूचर पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसलिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करा जा रहा है रंजनगांव प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कभी स्पाइसजेट के बोइंग 737 मैक्स से सफ़र किया है या करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल इन विमानों को उड़ाने वाले 90 पायलट्स पर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इन विमानों को उड़ाने पर रोक लगा दी है। डीजीसीए का कहना है कि इनकी ट्रेनिंग में कमियां हैं। ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसी क्या बातें डीजीसीए के सामने आई हैं? पूरी खबर की डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। स्पाइसजेट एयरलाइन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन के 90 पायलट को फिलहाल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने से मना कर दिया है, उन पर रोक लगा दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 90 पायलट ने की थी उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, उसमें वो कुछ लापरवाही रह गई थी, जिसके बाद इस तरीके का एक्शन लिया गया और 90 पायलट को फिलहाल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक लगा दी है। और इन 90 पायलट को दोबारा सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक उनके नतीजे सामने आ पाए। इस पूरी घटना पर स्पाइसजेट एयरलाइन ने भी कंफर्मेशन दिया है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने कहा है कि 90 पायलट को फिलहाल सिमुलेटर ट्रेनिंग 737 एयरक्राफ्ट को लेकर के दोबारा करनी है। हालांकि इससे एयरलाइन के जो पूरे ऑपरेशन है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 650 पायलट में से 90 पायलट अगर ट्रेनिंग के लिए दोबारा जाते हैं तो 560 पायलट फिलहाल एयरलाइन के पास हैं और इससे उनके पूरे ऑपरेशन में किसी भी तरीके की कोई रुकावट या दिक्कतें नहीं आएंगी। यही बोइंग एयरक्राफ्ट हाल ही में खबरों में था, क्योंकि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का एक बोइंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यहां पर एविएशन रेगुलेटर ने भारत में जितने भी बोइंग फ्लीट है, जो तमाम एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, मसलन विस्तारा, स्पाइसजेट वगैरह, उनको एनहेंस्ड सर्वेलेंस पर रखा था। और एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए रोक लगाई गई है और उनसे कहा गया कि वो ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा करें ताकि वो इसके लिए फिट फॉर फ्लाइंग वाली कंडीशन में वो आ पाएं।
वित्त मंत्रालय जल्द ही ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन कर सकता है। टी9 स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप उन प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगा जिनके लिए ये ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाने हैं, और इसकी पूरी खबर हमारी सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड इशुएंस है वो इस साल के जो यूनियन बजट के दौरान अनाउंस हो चुका था। तो अब हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाने की प्रक्रिया में है इस ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर। अब इस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे और बाकी उन मिनिस्ट्रीज से होंगे जिनके पास ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि शिपिंग मिनिस्ट्री हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का काम है वो पाइपलाइन बनाना उस ग्रीन प्रोजेक्ट्स की जो ये फंड्स यूटिलाइज करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जैसे ही फंड्स बॉन्ड से रेज हो वो इमीडिएटली जो इस प्रोजेक्ट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएं और वो आइडल नहीं पड़े रहें। यही कारण है ये आईएमजी बनाने का। और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया में है इस ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर, जो कि जून एंड तक बन जाना चाहिए और अगस्त तक इस पूरी पाइपलाइन तैयार हो जानी चाहिए इस फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वार्टर 3 को जहाँ तक बात है वो देख रही है ग्रीन बॉन्ड इशुएंस लाने का। इसका साइज़ डिपेंड होगा कि जितने जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके एपेटाइट को इवैल्यूएट करते हुए उसके बाद ग्रीन बॉन्ड्स का इशुएंस साइज़ डिसाइड होगा। लेकिन क्वार्टर 3 डेफिनेटली ग्रीन बॉन्ड्स के इशुएंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 की महामारी से हुए नुकसान की भरपाई नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए करना चाहती है। इसके लिए पीएम मोदी जल्द ही कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी विनिवेश के काम में तेजी लाना चाहते हैं। जिन सरकारी कंपनियों के विनिवेश का काम आगे बढ़ चुका है उनका रिव्यू भी करना चाहते हैं। इस रिव्यू में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन शामिल है। इस समीक्षा बैठक में 2 सरकारी बैंकों के विनिवेश पर भी चर्चा की जाएगी। आलिया और रणबीर कपूर की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। आज आलिया रणबीर की मेहंदी और संगीत सेरेमनी है। इन रस्मों के लिए मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। मेहंदी के लिए रणबीर के घर यहाँ पर करीना और करिश्मा पहुंची हैं और इनकी प्री वेडिंग रस्मों से पहले रणबीर कपूर के घर वास्तु अपार्टमेंट में गणेश पूजा की गई। इसमें शामिल होने के लिए कपूर और भट्ट फैमिली पहुंची। वेडिंग की सेरेमनीज के लिए घर को सजाया गया है। स्वदेश खबर में इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।